नमस्कार। अनाड़ी का खेलना, खेल का सत्यानाश। जब आपके हाथ में पावर आ जाती है और आपके दिमाग में ये गलतफहमी हो कि अभी तक दुनिया में जो कुछ हो रहा था वो गलत हो रहा था और मैं नए सिरे से करूँगा, सारे घर के बदल डालूँगा, तो आप सत्यानाश को आमंत्रण दे रहे होते हैं। किसी एक देश की, किसी एक सभ्यता की, किसी एक संविधान की, किसी एक कानून की एक पुरानी लंबी विरासत होती है, परंपरा होती है। जो सिस्टम बनते हैं, प्रोटोकॉल बनते हैं, वो समय के साथ में सीख सीख कर कोई देश तैयार करता है। कोई भी देश, एक जीवित देश, लगातार निरंतर रोजाना कुछ ना कुछ सीख रहा होता है और कुछ भुला रहा होता है। और अचानक 30 साल बाद कोई कहे कि ये पूरी सिखाई, या 50 साल बाद कोई कहे, 75 साल बाद करे कि ये पूरी सिखाई बेकार थी, अब नए सिरे से करूँगा, तो वही होगा जो नोटबंदी के मामले में हुआ, वही होगा वो G20 के मामले में हुआ, वही हुआ जो आपका GST के मामले में हुआ, वही हुआ जो E20 के मामले में हुआ। यानी हर जगह आपने जहाँ पर नया दिमाग लगा दिया, पुरानी चीज़ों को खारिज कर दिया, बगैर सोचे समझे पुराने प्रोटोकॉल को भी उखाड़ दिया, वहीं पर कुछ गड़बड़ निकलती है। और अब इस बार भारत की सेना की सुरक्षा से जुड़े हुए गंभीर मामले में बहुत बड़ी धांधली सामने आई है। धांधली कहें कि घोटाला सामने आया। रिपोर्टर्स कलेक्टिव, आप जानते हैं कि बहुत सारे रिपोर्टर्स का एक संगठन है, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता रहता है। उसने भारतीय सेना को की गई सप्लाई में धांधलियों का एक बड़ा मामला खोला है। और ये जो मामला है, ये मामला मोदी सरकार के एक सीधे सीधे नीति परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। इन्होंने एक पॉलिसी चेंज की जिसके कारण ऐसे घोटाले होते चले गए, जिसमें से एक घोटाला ये पकड़ा गया है। अब व्यापक जांच होगी, CAG कुछ खोलेगा, कहीं कुछ निकलेगा तो पता चलेगा कि कितने करोड़ के, कितने लाख घोटाले उस एक व्यवस्था के बदलने से हो गए। क्योंकि जब व्यवस्था बदलती है तो कोई एक घोटाला नहीं होता है, उस व्यवस्था का लाभ उठाकर बहुत सारे लोग टूट पड़ते हैं और पता भी नहीं चल पाता है कि क्या हो रहा है। आज मैं रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इसी एक एक्सपोजे कहें, उसका एक खुलासा कहें, या स्टोरी की बात करूंगा, जिसमें सेना की सुरक्षा से जुड़े हुए, सैनिकों की हिफाजत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सामान की सप्लाई में घोटाला हुआ है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। लंबी कहानी को छोटे में करेंगे, सरल तरीके से करेंगे। दो चीज़ें हैं, आर्मी के हेस्को बास्टिन होते हैं और एक अंडरग्राउंड बंकर्स होते हैं। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती है पहले समझ लीजिए। अंडरग्राउंड बंकर ऐसे होते हैं जो रेडीमेड आजकल बंकर आते हैं, उनको ज़मीन में गाड़ दो, उसमें नीचे उतरने की सीढ़ी होती है, सीढ़ी उतर के अंदर चला जाता है फौजी, और उसके अंदर फिर बम बम कुछ गिरे तो अंदर पता सेफ हो आप, ज़मीन के अंदर बंकर। और ये हेस्को बास्टिन क्या होता है? हेस्को बास्टिन को ऐसे समझें, आपने देखा होगा बहुत मौक़ों पे पुलिस जब लगती है तो गनमैन खड़ा होता है, आगे रेत की बोरियां रख देते हैं, है ना। तो रेत की बोरियां आपकी क्या हिफाजत करती हैं? कोई गोली मारेगा तो रेत की बोरी के आर पार नहीं जाएगी, क्योंकि बोरी जो है वो छील लेती है। तो जहाँ पे आर्मी के कैंप होते हैं, आर्मी की कोई बहुत दूसरा इस्टेब्लिशमेंट होता है, तो उनको घेरने के लिए हेस्को बास्टिन लगाए जाते हैं। वो रेत के बोरों का ही एक ज़्यादा उन्नत और एडवांस रूप है। होता क्या है कि जाली होती है, मुर्गा जाली होती है ना, जिससे आप जानते हैं जो मुर्गा जाली होती है, उसके बीच में कैनवास के बैग लगाए जाते हैं। उन बैग के अंदर रेत भरी जाती है और इसको कहा जाता है हेस्को बास्टिन। इसको लेकर अब बहुत सारी नई नई तकनीकें आ गई हैं। ऐसे करके फोल्ड करके चला जाता है, खोलो और उसमें रेत भर दो, इस तरह की चीज़ें। तो इन दोनों चीज़ों की सप्लाई का ये मामला, नमूना कहेंगे आप, एक केस निकाल के लाया ही है रिपोर्टर्स कलेक्टिव। और इसका कहना ये है कि ये जो सप्लाई हुई, ये भारत सरकार के GEM करके एक पोर्टल है, उसके ज़रिए हुई। अब ये क्या करता है जेम? जेम ये करता है कि एक तरह का समझ लीजिए अमेजॉन होता है ना, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट, इस तरह का पोर्टल सरकार ने बना दिया है। इस पोर्टल के ज़रिए इन चीज़ों की सप्लाई हुई।
लेकिन घोटाला यहाँ से शुरू होता है और यहीं पर आप समझते हैं कि पॉलिसी में क्या गड़बड़ियाँ मोदी सरकार ने कर दी जिसका ये नतीजा हुआ। अब यहाँ पर आप सरल तरीके से समझिए कि कहानी क्या है। ये जो जैम पोर्टल है, ये मैंने बताया कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की तरह का पोर्टल है, थोड़ा सा उससे अलग भी है। यानी आपको अगर कोई सरकारी परचेज करनी है, सरकार के लिए सामान खरीदना है, तो इस पोर्टल पे चले जाएं और वहाँ पर चीज़ें पसंद कर लें और अपनी चीज़ों को आप ऑर्डर कर दें। और इसके अलावा आप उसमें और भी काम कर सकते हैं। आप 4 वेंडर को, 5 वेंडर को इसमें लेकर और उनसे भी बात कर सकते हैं और टेंडर भी निकाल सकते हैं। यानी सब कुछ उन्होंने पोर्टल पे डाल दिया है। दिखने में ये एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है, भाई देखो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, एडवांस एकदम। लेकिन यही एक बचकाना सोच था। इन्होंने क्या किया कि जो चली आ रही थी व्यवस्था, आज से नहीं 1951 से नेहरू की व्यवस्था थी, तो उसको लगा बेकार व्यवस्था है, ये फालतू की व्यवस्था है और हम तो अब मॉडर्न वाले हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो सीधे वहाँ से माल खरीद लेगी सरकार। और एक बना दिया गया पोर्टल GEM। लेकिन ये पोर्टल जब बनाया गया तो इसको बनाने के लिए सरकार ने एक खेल किया। खेल ये किया कि एक सरकार का डिपार्टमेंट होता था, डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल्स। मतलब सरकार कोई भी सामान खरीदेगी या कोई पुराना सामान बेचेगी, इसको बेचने के लिए, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक विभाग बनाया हुआ था जिसको कह लेते DGS&D। ये डिपार्टमेंट बहुत सारी चीज़ों का अपने पास हिसाब रखता था और इस डिपार्टमेंट से इन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप एक पोर्टल बना दो। और जब इस डिपार्टमेंट ने एक पोर्टल तैयार कर दिया, एक व्यवस्था तैयार कर दी, तो इस डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दिया। इस डिपार्टमेंट को कहा कि भाई तुम्हारी अब ज़रूरत नहीं है, तो डिपार्टमेंट रखा, इसकी ये विंग ख़त्म कर दी, ये शाखा ख़त्म कर दी। जैसे धारा 370 है, अभी भी है वो, पर वो ख़त्म है क्योंकि इसके हाथ पांव टांग सारे काट दिए। ऐसे ही इन्होंने DGS&D के काट दिए। अब हुआ क्या, इसका नुकसान बहुत बड़ा ये हो गया कि DGS&D का बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट योगदान था सरकार की परचेज में। DGS&D किसी को आसानी से सरकार सामान खरीद ले ऐसा नहीं करते थे। उसके लिए उसने क्या किया था कि एक सप्लायर की जांच का मैकेनिज्म बनाया हुआ था। यानी जो आदमी आपका सप्लाई लेके आ रहा है वो आदमी कैसा है, क्या है, गलत आदमी तो नहीं है, विदेशी साजिश तो नहीं हो रही है, तमाम चीज़ें चेक करता था। चेक करने के बाद सामान खरीदा जाता था। उसके बाद उस आदमी को फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था और कोई भी सीधे उठा के इतने बड़े सरकार के रेट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं घुस सकता था। उसकी तकनीकी क्षमता को देखा जाता था। भैया तू बांध बनाने का ठेकेदार बन के आ गया यहाँ पे, तेरा कोई बैकग्राउंड है बांध का कि नहीं है, इन सारी चीज़ों को डिपार्टमेंट चेक करता था, तब आदमी को लिस्ट करता था। इसके साथ साथ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, पता चला आपने 100 करोड़ का ठेका ले लिया और 220 रुपये जेब में है, तो वो सारी चीज़ें चेक करना। इसके साथ साथ आपकी एक अलग से उसकी क्वालिटी विंग थी जो क्वालिटी अश्योरेंस करती थी, ये देखती थी कि ये माल जो सप्लाई कर रहा है इसकी मिनिमम क्वालिटी क्या है कि नहीं है। इसके साथ साथ सामान के स्टैंडर्ड, यानी हम भैया खरीदेंगे लैपटॉप तो उसमें ये खासियत होनी चाहिए, हम साइकिल खरीदेंगे तो ध्यान रहे उसमें टायर जो है ऐसे वाले होने ज़रूरी है क्योंकि हमारी ज़रूरत फला फला है, तो वो उसका डिपार्टमेंट था। और इसके अलावा सप्लाई से पहले जांच, और सामान पहुंच गया उसके बाद उसकी क्वालिटी ऑडिट कि जो सप्लाई किया है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं, और सप्लाई के सप्लायर जो है उसका परफॉर्मेंस, पिछली दफ़ा उसने कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की थी, ऐसा तो नहीं था कि उसने माल ख़राब सप्लाई कर दिया हो, ऐसा तो नहीं था कि पेमेंट लेके लटका दिया हो, टाइम लगा हो। ये सब रखने के बाद में, और जो डिफ़ॉल्टर होते थे उनके खिलाफ भी एक्शन लेता था। इतना पूरा ये डायरेक्टरेट बना हुआ था जो पूरे केंद्र सरकार की चीज़ों को कंट्रोल करता था। तो ये क्या था, ये एक तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस थे। सरकार के अंदर कोई सामान आएगा तो जांच के बाद आएगा और वो चेक किया जाएगा कि रेट सही लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, माल सही लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। जब वो एक बार रेट फिक्स कर देते थे तो कोई भी आदमी जो किसी भी डिपार्टमेंट का महंगा माल नहीं खरीद सकता था। अब क्या हुआ है, अब ये क्या हुआ कि ये जो पूरा ख़त्म करके DGS&D, और इन्होंने एक जैम करके पोर्टल बना दिया, DGS&D से ही बनवाया।
पहले उससे पोर्टल बनवाया, उसे ताजमहल बना के हाथ काट दिए थे, उसके बाद उसको उठा दिया। अब आप सीन समझिए, जब ये हो गया तो इस पोर्टल पे बहुत तरह की चीज़ें होने लगी, धांधली होने लग गई, और यहाँ पर रोल आया रिपोर्टर्स कलेक्टिव का। उसने इसकी जांच की। ये मैं पहले भी कई वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूँ, ये व्यवस्था नहीं लाई गई है, ये अफलातूनी व्यवस्था है। तो अब क्या हुआ कि इसकी जब उन्होंने जांच की तो पता चला कि ये जो 2 आइटम की सप्लाई जिनका मैंने जिक्र किया, एक तो अंडरग्राउंड बंकर और दूसरा वो दीवार, रेत की दीवार जो आर्मी कैंप वगैरह के बाहर लगाई जाती है, जिसमें कोई गोली मारे तो गोली आर पार नहीं जाएगी, इन दोनों चीज़ों की सप्लाई का ठेका मिलिट्री ने दिया। और जब ठेका दिया भाई साहब, तो 4 कंपनियों के बीच में कंपटीशन था। कंपटीशन रिकॉर्ड में लिखा हुआ, सरकार के 4 कंपनियों की बिडिंग हुई और उसके अंदर से जिस कंपनी ने सबसे अच्छा टेंडर दिया, हमने उससे माल लिया। मोदी जी खुश, जैम पोर्टल काम कर रहा है, सप्लायर खुश, उसका माल चला गया, सरकार का रिकॉर्ड स्ट्रेट, 4 से लिया। पर ये जो जैम वाली व्यवस्था थी, इसका फ़ायदा उठाकर सप्लाई करने वालों ने कर दिया बड़ा खेल, या कहें कि सप्लाई करने वाले ने। 4 कंपनियां जो कंपटीशन में थीं, वो चारों कंपनियां होने को तो अलग अलग थी, लेकिन एक ही परिवार की 4 कंपनियां थी, एक ही आदमी की 4 कंपनियां। आप समझिए कंपनियां क्या थी। एक कंपनी का नाम था सीको मशीन्स। एक कौशल्या देवी जो है इस कंपनी की 95% शेयर धारक थी और डायरेक्टर थी। मतलब एक कंपनी हो गई कौशल्या देवी की। दूसरी एक और कंपनी थी कंसल वायर नेटिंग, इसकी सोल प्रोप्राइटर कौशल्या देवी थी। यानी एक कंपनी में कौशल्या देवी का 95% शेयर, दूसरी की खुद मालिक कौशल्या देवी। ठीक है, 2 कंपनियां। तीसरा भारत वायर मेश, इसमें कौशल्या देवी के पुत्र मोहित गुप्ता डायरेक्टर थे और 99% शेयर उनका था। यानी इसके मालिक कौशल्या देवी का बेटा, और एक और कंपनी थी जो जोहरीपुर स्टील एंड एलॉय, ये मोहित गुप्ता इसके पूरे प्रोप्राइटर बताए गए हैं। यानी घर के माँ और बेटे ने 4 कंपनियां बना ली, चारों उनकी कंपनी है। एक कंपनी में दिखाने के लिए किसी में 5% दूसरे का लगवा लिया, किसी ने 1% दूसरे का, और इन चारों कंपनियों ने जैम पे जाके, चूंकि नाम अलग अलग है, कंपटीशन किया। अगर यह पुरानी व्यवस्था होती तो इन कंपनियों को तुरंत पकड़ लिया जाता, क्योंकि वो नेहरू ने जो व्यवस्था बनाई थी वो पूरी चेक्स एंड बैलेंसेस वाली व्यवस्था थी। अभी क्या हुआ कि इन्होंने माल ले भी लिया, सप्लाई भी कर दिया और पैसे भी लेके चले गए। जब ये जैम बन रहा था, बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में थे जो इससे जुड़े हुए थे। मोदी सरकार ने लोगों की जान ले रखी थी। जो वहाँ के डायरेक्टर वगैरह थे, इसको बनाने का काम करता है भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंडर में बनता है। वहाँ के लोगों ने बताया कि हमने इनको कहा कि भैया अगर इतना बड़ा पोर्टल बना रहे हो तो किसी अच्छी कंपनी को, उसको TCS वगैरह, टाटा वगैरह को ये काम दो, ताकि वो एक बढ़िया पोर्टल बना के दें। और उनको काम देने के बजाय ये काम उनको दिया जाता तो उन्होंने जितना समय लिया उसका 10% समय भी ये अपने लोगों को नहीं दे रहे थे, सरकारी लोगों को कह रहे थे बना दो, बस तुम बना दो, बस बना दो। सारे लोग पीछे पड़ गए। IAS अफसरों की नौकरियां, ऐसे लग रहा था एकदम प्रेशर में है, और ये आनन फानन में ये जो व्यवस्था बना दी गई। अब इस व्यवस्था को बनाने के बाद में अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं। अब जो नतीजे आपके सामने आए हैं उनको देखकर आप अच्छी तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि ये देश कैसे चलाया जा रहा है। 66 साल से जो सिस्टम चल रहा था, जिस सिस्टम ने इस देश में चोरी नहीं होने दी, गलत ठेकेदारों को घुसने नहीं दिया, धांधली नहीं होने दी, सप्लाई के ऊपर इतने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस और मुस्तैदी रखी हुई थी, उस पूरे डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दिया। और जो डिपार्टमेंट लेके आए हैं उसमें ये सब हो रहा है। ये उदाहरण एक उदाहरण नहीं है, ये एक उदाहरण समझिए कि एक चावल है जो हांडी से निकाला, उससे पता लग रहा है कि ये कच्चा या पका हुआ है। जब आप पूरी व्यवस्था को तोड़ते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस को तोड़ते हैं,
तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। वो असली दुष्परिणाम तो जांच के बाद ही पता चलेंगे। लेकिन ये जो घोटाला है, ये घोटाला एक बड़े सवाल खड़े करता है कि भारत के सेना की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सामान ही नहीं, भारत के हर सरकारी विभाग में जो सामान की सप्लाई होती है उसकी क्वालिटी, ठेके जो दिए जाते हैं ठेकेदारों की क्वालिटी, ठेकेदारों का चरित्र, उनका बैकग्राउंड, उनकी एक्सपर्टीज, ये सारी चीज़ें एकदम से इनके ऊपर से नज़र कमज़ोर हो गई, हट गई तो कहना ठीक नहीं है। और इसके नतीजे सरकार के और देश के भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। हम टैक्स पेयर्स के पैसे, इस देश के लोगों के पैसे, आम गरीब गुरबे के पैसे, जो बेचारा खुद रोटी नहीं खा पा रहा है उसके पैसे इस तरह से बर्बाद किए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।